హాయ్ హలో దిస్ ఇస్ లక్ష్మీనారాయణ. ఇప్పుడు నా ముందు ఒక క్యూట్ గర్ల్ కూర్చొని ఉంది, మనారా చోప్రా. ఆమె హిందీలో బిగ్ బాస్ 17లో సెకండ్ రన్నర్ అప్. తెలుగులో, కన్నడలో, హిందీలో అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్తున్న మనారా మనతో ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడదాం. నమస్తే జీ మనారాజీ, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మీరు రావడానికి కారణం ఏంటి? क्या वजह है आप हैदराबाद आने के लिए अभी? सो आई थिंक सबको पता ही है, मेरी नई फिल्म रिलीज हुई है तेलुगु बजरा स्वामी एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट मूवी. तो उसके फिल्म प्रमोशन के लिए आई हैव कम फॉर 2 days. या जस्ट एंजॉइंग द लव विच पीपल आर गिविंग टू माई कैरेक्टर. एंड सबसे बड़ी बात कि मेरे पूरे प्रोडक्शन, पूरी डायरेक्शन टीम, पूरी आर्टिस्ट टीम मेरे काम से बहुत खुश है और आसपास जो लोग सुन रहे हैं उनको खुशी है. तो ये खुशी देख के अच्छा लग रहा है. तिरगबड़ा स्वामी पिक्चर में आपको चांस कैसे मिला? सो बेसिकली एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट आई एम श्योर मैं हैदराबाद आई होंगी एंड आई हैपन टू मीट शिव कुमार गारू एंड मैं मिली थी उन्हें एंड उन्होंने बताया था कि एक हम नई फिल्म स्टार्ट करने वाले हैं तिरगा बजरा स्वामी करके, और उसमें वो एक लड़की का किरदार ढूंढ रहे थे जो नेगेटिव शेड में हो एंड जिसको एक्टिंग भी आती हो और वो डांस भी अच्छा करे. तो उनका आई थिंक ये एक रिक्वायरमेंट था, बट एक ये ज़रूर चैलेंज था कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि क्यूट लुकिंग गर्ल एंड एवरीथिंग, तो वो कैसे फिट होगी. बट आई थिंक एक एक्टर हूँ और एक्टिंग का मतलब भी होता है कि आप किसी भी किरदार को अपना लो. चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, चाहे आप वेस्ट में कर रहे हो तो आप एकदम वेस्टर्न बन जाओ, इंडिया में कर रहे हो तो बिल्कुल इंडियन बन जाओ, गांव वाली बन रहे हो तो गांव वाली बन जाओ, और नेगेटिव बन रहे हो तो नेगेटिव बन जाओ. तो इस टाइम नेगेटिव बनने का मौका मिला पहली बार. प्लस इतना अच्छा गाना था, आपने सुना ही है, काफ़ी जगह पता चल रहा है, रियलिटी शोज़ में भी यूज़ हो रहा है, राधा भाई सॉन्ग. सो बस अच्छा लगा और फिर काम आता है तो मना नहीं करना चाहिए. తెలుగు సీరియల్స్లో మీ ఫిమేల్ విలన్స్ ఉంటారు, ये ओ या బట్ బట్ సినిమాలో చాలా తక్కువ. या సో राइट. మీకు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు లేదా మీరు విలన్ క్యారెక్టర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన ఫీలింగ్ ఏంటి? सो बेसिकली इवन जब रवि कुमार चौधरी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो मुझे स्टोरी बता रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था ऑफिस किस लिए बुलाया है. तो जब मैं पूरी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने जो क्यूट सी लड़की है उसके लिए बुलाया है, विलन की लड़की है किसके लिए बुलाया है. बट जब पूरी स्टोरी सुन ली तो ये कैरेक्टर काफ़ी शाइन होके ऊपर आ रहा था. यही एक रीज़न था. और फिर जब उन्होंने बताया कि हम आपको इसी कैरेक्टर के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो तब तक जब तक सुन रही थी तो कैरेक्टर सबसे अच्छा लग रहा था, पर जैसे ही बोले अप्रोच करे तो मैं टेंशन में आ गई. अरे नहीं, ऐसा मैंने तो किया नहीं है. तो बट आई थिंक जो भगवान की मर्जी है वही होता है. मेरी मम्मी ने बोला तुम्हें करना चाहिए, प्रोड्यूसर ने बोला तुम्हें करना चाहिए, घर जाके सोचा और कुछ 8-10 दिन के बाद लगा कि चलो कर लेते हैं. लेकिन कल शिवा बता रहे थे कि మీరు ముందు అంగీకరించలేదు, తర్వాత మీ మమ్మీతో చెప్పి या చేయించాల్సి వచ్చింది అని. मम्मी की तो तो मेन पहले मना कर दिया आप करने के लिए? पहले मना नहीं किया, बट एक वो था कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैरेक्टर करेंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि एक लोगों ने एक तरीके से देखा होता है आपको इंडस्ट्री में, एक आपको एक तरीके से देखता है तो आप उसी तरीके से चलते हो. बट जब मम्मी ने बोला कर लो कर लो कर लो, तो आई थिंक आपके पेरेंट्स जो होते हैं आपके लिए बिल्कुल सही सोचते हैं. मम्मी ने बोला ये कैरेक्टर करो तो अच्छा गया, उन्होंने बोला बिग बॉस करो तो वो भी अच्छा गया. तो आई थिंक सबसे जो जेन्युइन बॉन्ड होता है आपका आपकी फैमिली के साथ ही होता है, और आपकी फैमिली और कुछ चाहने वाले आपके बारे में कभी गलत. రోల్ అంటే నెగటివ్ రోల్ చేయడము బెటరా, లేకపోతే ఐటమ్ సాంగ్ లాంటివి చేయడం బెటరా? ఏది ఫ్లెక్సిబుల్ మీకు? आई थिंक इस फिल्म में तो दोनों ही था, हाँ, सॉन्ग भी इसलिए था पूछ रहा था मैं, और कैरेक्टर भी अच्छा कौन था. सा फ्लेक्सिबल लगा आपको? मुझे दोनों ही अच्छे लगे, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछे तो ये गाना बिल्कुल आइटम सॉन्ग की तरह ही बना है, उसका जो कंपोजिशन है सब कुछ. बट जब मैं ये गाना कर रही थी तो मुझे डेफिनेटली पता था, क्योंकि मैं बहुत लालची एक्टर हूँ, तो मुझे पता था इस चीज़ की स्क्रीन टाइम कम हो सकता है,
पर स्क्रीन टाइम को आप बढ़ाते कैसे हो? अपनी परफॉर्मेंस से। तो मैंने जो मेरा कैरेक्टर था, जो किरदार था इसका, राधा भाई का, वो मैं अपने गाने में भी लाई। तो और जब आप एक आइटम सॉन्ग करते हो, आज के टाइम पे मैं देखती हूँ, तो कई बार जो आइटम सॉन्ग होता है बहुत ग्रेसफुली शूट होता है, और कई बार एक वो लाइन ऑफ वल्गैरिटी पे चला जाता है। चला जाता है। पर ये जो लड़की थी तो ग्रेसफुल तो उसको दिखना नहीं था, क्योंकि वो एकदम मास लड़की है। वल्गर मुझे दिखाना नहीं था। तो उसकी थिन लाइन जो होती है, बीच में होती है, वो आप सिर्फ अपने किरदार से उसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो अब मैंने उस कैरेक्टर को इस तरह ढलाया, उस डांस में भी मैंने उसको एक डांस की तरह नहीं लिया। मेरे को वो था कि ये उसकी एंट्री है, पता चल रहा है कि वो कितनी डोमिनेटिंग है, वो कितना लोगों को कंट्रोल में रखती है। और उस कैरेक्टर को मद्देनजर करते हुए मैंने बस डांस स्टेप सीखे, बट मैं अपना किरदार नहीं भूली। तो आई थिंक तो जब लोगों ने देखा भी, अगर आप कहें तो वो ऐसे नहीं लगेगा अरे ये लड़की कितना ऑब्सीन नाची है ऐसा, क्योंकि वो ऐसा मेरे करियर में नहीं हो सकता, कभी मेरी तरफ से तो नहीं हो सकता। वो ऐसा लगेगा कि ये कितनी डोमिनेटिंग है, फिर भी वो कितनी मास लग रही है, कितनी ग्लैमरसली मास लग रही है, गाँव वाली। तो उस तरह से तो मैं कहूँगी, आपने बोला कि गाना ज़्यादा ज़रूरी था या वो किरदार, तो आई थिंक गाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मैंने देखा कि हाँ ये गाना करने को मिल रहा है। अभी तक तो ग्रुप में ही डांस किया है, या एक एक्टर होता है, या एक फैमिली का सॉन्ग होता है। ये सोलो करने का मतलब, जो कोरियोग्राफर ने बोला हम सेम टू सेम डांस कर सकते हैं, एक लिबर्टी मिलती है एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, एंड प्लस वो रोल भी अच्छा था। तो आई थिंक ये था। చలో ఈ పిక్చర్ చూసిన మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ రేపటి నుంచి మిమ్మల్ని ఐటమ్ సాంగ్ కోసం ఇన్వైట్ చేస్తే మీరు ఐటమ్ సాంగ్ చేస్తారా? अभी एक एक कॉल तो आया था मुझे थोड़े दिन पहले कोई सॉन्ग का, पर आई थिंक मैं बॉम्बे में फ़िलहाल इतनी बिज़ी हूँ कि इतना ध्यान नहीं रखती। बट देखते हैं आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और उसके हिसाब से देखूंगी। बिकॉज आई थिंक ये लोगों ने इतना काम देखा हुआ है मेरा, और प्लस ये भी देखा, और अभी मुझे बिग बॉस में भी देखा, प्लस म्यूजिक एल्बम्स भी देख रहे हैं। तो जिसको जो आना होगा वो कहीं से अपना जहाँ पे उन्हें लगेगा कि मनारा की हमें ज़रूरत है, वो बुला ही लेंगे। आपके पिक्चर्स को थोड़ी देर बाजू में रखेंगे, तो पहले ये बताओ कि आपका परिवार के बारे में कुछ बताओ। तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मम्मी है, पापा है, हम 4 लोगों का परिवार है। दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से ही स्कूलिंग करी है पूरी, डबल ग्रेजुएट हूँ। हाँ जी, डबल ग्रेजुएट हूँ। which प्लस subject? आई हैव स्टडीड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद फैशन डिज़ाइन। तो 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पढ़ाई का शौक़ रखती थी, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, तो डांस करने लग गई, डांस के थ्रू एक्टिंग करने लग गई, एक्टिंग के थ्रू एड्स। अब जर्नी चल रही है, एंड टचवुड बहुत रिस्पेक्टफुली चल रही है। तो ये है मेरे परिवार की कहानी। और परिवार में ये है कि हम लोगों को हमेशा सिखाया गया कि तुम्हारा एक करियर होना चाहिए, तुम्हें इंडिविजुअली होना चाहिए, ताकि कल को तुम किसी को अगर डेट भी कर रहे हो या शादी भी कर रहे हो, तो वो तुम्हारी लिए कोई लाइफ में एक पार्टनरशिप की तरह है, ना कि तुम उस पर बर्डन बनो। एंड आई थिंक मेरी मदर भी इसी गोल के साथ रही अपनी पूरी लाइफ, और मैंने भी वही सीखा है। ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఉంది మీ షాదీకి? तब तक अच्छे से काम कर रही हूँ, और बिकॉज आई थिंक कोविड के टाइम एक मुझे अपने बारे में पता चला कि मेरे को काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब एक होता है कि लोगों को काम करना है, मुझे बहुत शौक है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन एक्टर की लाइफ में कोई भी, चाहे जितना बड़ा स्टार हो ना हो, वो रोज़ बिज़ी एक्टिंग नहीं करता, बट अपने फ्री टाइम में भी आपको कुछ ना कुछ करना होता है। मैं उनमें से एक हूँ। मुझे ऐसे बैठ के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, कुछ करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। पढ़ाई करते वक्त जी। कैसे थे कॉलेज में? आप चुलबुली थे या सिंसियर थे? मैं सिंसियर थी, बट नहीं, मेरी ऐसा क्लास आपको देख के वैसा नहीं लगता नहीं मेरे को। लगता। नहीं, मैं चुलबुली तो हमेशा से ही थी, तो इसकी वजह से मेरी क्लास के बच्चे मुझे बहुत बिगाड़ते थे। अच्छा, किसी को मारा क्लास में? नहीं, क्लास में तो कभी किसी को नहीं मारा, सब अच्छे दोस्त ही थे। हंसी मजाक, घूमना फिरना, बाहर तब पैसे मिलते थे 100 रुपये 200 रुपये, तो कॉन्ट्री करके इधर जाना उधर, दुनिया आप नई तरीके से देख रहे होते हो, तो वही है।
और दोस्त आज भी हैं, आज भी कभी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं. So that's जनरली అమ్మాయిలు फिल्म इंडस्ट्री की వెళ్తా అంటే తల్లిదండ్రులు వద్దంటారు मतलब जनरली कोई भी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में जाने के लिए कोशिश करेगी तो माँ बाप मना कर देगी. अच्छा. आपके आपके पिताजी और माँ क्या बोले थे जब मेरी आई थिंक मदर ने फिगर आउट किया था कि तुम्हारा अच्छा रहेगा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज मुझे बहुत शौक था, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट्स में थी, तो पेंटिंग क्लासेस में मैं बहुत अच्छी थी, डिज़ाइनिंग में मैं बहुत अच्छी थी, मैं टीवी देखती थी तो बहुत ध्यान से देखती थी, तो आई थिंक किताबें भी पढ़ती थी तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ती थी, तो आई थिंक वो सारे, डांस भी करती थी तो इंटरनेशनली मैंने बहुत शोज़ करे, तो आई थिंक वो सारे चलन तो थे ही. एंड प्लस पढ़ाई पूरी हो गई थी साइड में. मैं जब 18 की थी तब से आई स्टार्टेड डूइंग माई इंटर्नशिप, तो मतलब अर्न भी अच्छा करने लगी थी, तो ये तो था ही कि एक इसका करियर सेट है, पढ़ाई तो पूरी है, अभी जो करना है वो करो. एंड लकीली जब मैं आई इंडस्ट्री में तो मैं हार्डवर्क था, मेरे को बस ये पता था कि एक तो आपके आई थिंक अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि आपकी आदतें पक जाती है जब आप 18-19 साल के होते हो, और वो आदतें आपकी लाइफ टाइम रहती है, आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो था. बट एक वो था कि असूलों से काम करना है, बट एक चीज़ था कि हम हार्डवर्क से तो कभी नहीं हट सकते, तो वो करती रही. एंड टचवुड अभी तक इंडस्ट्री में अच्छा ही चल रहा है. ఫస్ట్ షూట్ ఏంటి మీది ఆల్బమా టెలివిజనా అండ్ యాడా फर्स्ट आई थिंक मैंने सबसे पहले एक शूट करा था बॉम्बे में, एक एड फिल्म के लिए. हमेशा से मुझे शौक तो था ही, एक्टिंग में था, पर ऐसा कभी मॉडलिंग का शौक नहीं था, एक्टिंग का ही था. तो आई थिंक सबसे पहले तो मैंने एक एड शूट मड आइलैंड में किया था बॉम्बे में. सो वो था, आई थिंक मुझे उसके लिए पहली एड के लिए कुछ 10,000 रुपये मिले थे, और वो एक दिन के 10,000 जब मिलते हैं तो आप अपनी सैलरी से कैलकुलेट करते हो कि अरे यार सैलरी में तो पूरे महीने में जाके कुछ मिलता था, ये तो एक दिन में इतने पैसे मिल रहे, तो बहुत खुशी हुई थी. బిగ్ బాస్ 17 ఎట్లా ఎంట్రీ ఎట్లా జరిగింది మీకు ఎట్లా అనిపించింది सो मैं अमेरिका में थी, और पहले तो हमारे घर में इंडिया में एक पार्टी चल रही थी, तो वहाँ पे कोई फ्रेंड थे, आर माधवन सर के ब्रदर हैं, तो वो मिले, उन्होंने बोला तुम बिग बॉस के लिए क्यों नहीं सोचती. मैंने बोला नहीं, मैं बिग बॉस मटेरियल नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगी उधर. बिकॉज मैं तो इतना जवाब ववाब भी नहीं देती, चुप हो जाती थी. तो उसे कहा तुम्हें सोचना चाहिए, तो ऐसे वो रात गई बात गई वाली बात होती है. फिर मैं अमेरिका चली गई थी, तो वहाँ मुझे कॉल आया, सीधा मेरे को फ़ोन आया कि तुम बिग बॉस वालों से बात कर लो. तो अमेरिका में तो मतलब 7 बजे के बाद कुछ होता नहीं, ठंड के मौसम में स्पेशली वहाँ तो अगस्त से ठंड शुरू हो जाती है. तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, बात करने को कोई तो आएगा. तो जूम कॉल पे बात हुई, तो मुझे उनकी टीम बहुत अच्छी लगी, बहुत स्वीट से अच्छे लोग थे, चिल लोग थे, लाइक यू नो हम चिल नॉर्मल बातें कर रहे हैं. तो मुझसे तो कुछ ऐसी बात भी नहीं करी. तो फिर मैं जब इंडिया आई, मैं एक वेब सीरीज़ के लिए शूट कर रही थी, ऑल्ट के लिए, और उसके बाद वो लोग मिले, और उसके बाद उन्होंने बात आगे बढ़ाई, और फिर जो मेरी डिमांड्स थी, जो भी था, वी वर्कड आउट ऑन दैट. एंड फिर मतलब बिल्कुल मैं हैदराबाद ही थी. उसके बाद एक आई थिंक मैं एक शूट के लिए आई थी, और उसके अगले दिन मेरी बिग बॉस में एंट्री थी. तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी सब हुआ, बट लोगों का प्यार था कि लास्ट डे तक बिग बॉस के घर में रही. జనరల్లీ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడానికి చాలామంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సల్మాన్ ఖాన్ లాంటి హోస్ట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ పోవాలనుకుంటారు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్తో మీరు కలిసే అవకాశం ఉండేదా లేకపోతే వీక్లీ వన్స్ కలిసేదా ఎట్లా नहीं, वीक पे 2 बार मिलते हैं उनसे. 2 वीक के एंड में वो क्लास लगाने आते हैं सबकी, बट मेरी तो ऑनेस्टली इतनी क्लास लगाई नहीं. मुझे तो बहुत ही प्यार दिया उनकी और उनके पूरे परिवार ने, और उनके ब्रदर्स भी आते थे शो के अंदर वीकेंड का बार जस्ट चिल में. तो वो लोग भी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मुझसे बात करते थे. तो मेरे लिए तो प्यार ही प्यार था. कभी डांट पिट भी जाती थी, बहुत कम हुआ तो मैं कहती थी सॉरी सर, यस सर, आई टेक केयर, और वो देखते थे कि नेक्स्ट वीक उसमें वो इम्प्रूवमेंट है. బిగ్ బాస్ మొత్తం రియలేనా बिल्कुल रियल है, उसके अंदर कुछ फेक है ही नहीं, कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल ही रियल शो है. और जो आप एक्चुअल में होते हो वो सच में दिख जाता है दुनिया को, कुछ कोई छुपा नहीं सकता. क्योंकि आप 3-3.5 महीने 4 महीने एक्चुअली घर के अंदर होते हो. आप 4 महीने में क्या छुपा लोगे दुनिया से. आप अपना गुस्सा दिखा लेते हो, अपना प्यार दिखा लेते हो, अपनी नफरत दिखा लेते हो, अपनी हंसी वाली साइड, हर साइड दिखा लेते हो.
న్యాచురల్గా జరుగుతుందా లేకపోతే స్క్రిప్టెడా? It's जब totally हंसना natural. हंसना गालियां देना एक को एक अरे मार बाबा लेना ये सब स्क्रिप्टेड है ना? नहीं, सब कुछ रियल है। ऐसी स्क्रिप्ट कौन पढ़ना चाहेगा जिसमें गालियां देना हो? अरे बाबा मैं तो कभी ना पढूं। सब कुछ रियल है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों के आगे देखा है, ऐसे लोगों को चिल्लाते हुए, लोगों के रिएक्शंस। एंड इनफैक्ट इस शो के बाद इतना होता है कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। मेरा बहुत अच्छा नाम आया शो में। आई थिंक मैं ही केवल एक इकलौती लड़की थी जिसका इतना अच्छी तरह नाम आया शो में। बट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो आपके दिल को बहुत अंदर से झंझाड़ देते हैं। और आई थिंक आपको उससे बाहर आने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। मतलब इतना कि अगर कोई गलती से भी शो के बाद तेज आवाज में मेरे घर पे या कहीं आसपास बात कर लेता था तो मैं ऐसे हो जाती थी, अरे कैसे बोल रहे हो, बिकॉज वो आपको इतना हिट करता है, कोई तेज की बात करता है। तो आई थिंक सब कुछ बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे रियल है उस शो में। बिफोर मनारा चोपड़ा बिग बॉस, आफ्टर मनारा चोपड़ा, क्या फ़र्क है दोनों में? Before Big Boss, everybody knows me as artist Manara Chopra. Actress hai, she is actress and this and that. But after Big Boss, they know Manara Chopra. Like they know me personally कि Manara कैसी है, कैसे बात करती है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसका आँख का इशारा है, सब कुछ पता अभी दुनिया को। और बहुत बहुत प्यार पूरी दुनिया से आया है। मैं अभी दुबई गई थी, दुबई में इतना प्यार। अभी मैं मॉरिशस रह के आई, मॉरिशस में इतना प्यार। पटाया गई, वहाँ पे भी अमेरिका से इतना प्यार आया, इतने गिफ्ट्स आते हैं कनाडा से। तो मतलब पूरी दुनिया में फेमस कर दिया उस शो ने मुझे। तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और ऐसा किया कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे देख के खुश होते हैं, मेरे को एम्बैरेसमेंट या कोई झेप नहीं होती, लोग आके गले मिलाते हैं। तो कितने सारे रिश्ते भी आए। मम्मियों को मैं अपने बेटों के लिए बहुत अच्छी लगी। तो ये भी हुआ मेरे साथ, तो ये था। आप घर में दो बहना है, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि एक भाई भी रहना चाहिए? नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों भाई? बहुत अच्छा है। हाँ, कभी मेरी मॉम एंड डैड इधर रहते हैं मेरे पास बॉम्बे, कभी दिल्ली रहते हैं मेरी सिस्टर के साथ। तो अच्छा है, वो लड़के होते तो पता नहीं कैसा होता, उनका अपना ही माहौल होता है। दो लड़कियां बहुत सॉर्टेड है, जो बहुत जो लकी हूँ जो भी लड़की या लड़का कोई भी हो, बिग बॉस के बाहर आने के बाद सही में उनकी लाइफ बहुत अच्छी है आपकी तरह सभी की? आई डोंट नो, आई थिंक सभी की लाइफ एक्चुअली जो आप अंदर करते हो उसके बाहर भरपाई तो आपको करनी पड़ती है। और वो अभी नहीं, वो आपको बहुत लॉन्ग रन में भी करनी पड़ती है। बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किस्मत। कई लोगों की किस्मत तो भी चलती है और कई लोग, हाँ, पर आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाता है, जो हार्डकोर बिग बॉस फैंस है, जो इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं एक्चुअली। बॉलीवुड तो पूरा ही देखता है, मुझे तो पता भी नहीं था, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री देखती है बिग बॉस। तो लोगों को आपकी रियल नेचर तो पता है, उन्हें पता है कि ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये तो है, आपको अर्न तो अपना, अगर आपने रिस्पेक्ट अर्न नहीं करी तो एटलीस्ट जो उस प्लेटफॉर्म पे जो सीनियर्स थे, गेस्ट्स थे, उन सबको तो आपके बारे में पता ही है। మీరు ఢిల్లీ నుంచి ఉన్నారు, బేసిక్గా ఢిల్లీ దేశ రాజధాని. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటాయి, మణిపూర్ ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మహిళల మీద జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ని చూసినప్పుడు ఒక మహిళగా, ఒక హీరోయిన్గా, ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీకేమనిపిస్తుంది? देखिए, सबसे पहले तो मेरे को अपने देश से बहुत प्यार है और मुझे अपने देश के लोगों से बहुत प्यार है, जो ना केवल इंडिया में रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड रहते हैं और हमें बहुत प्राउड फील करा रहे हैं। और मैं दिल से भी बहुत कंपैशनेट हूँ। एनीथिंग विच गोज़ रॉन्ग, आई हैव एन ओपिनियन ऑन इट, जिसको मैं रेगुलरली ट्विटर पे भी शेयर करती हूँ। चाहे वो एक नेशनल इशू हो, चाहे वो एक समस्या हो जो मेरे दिल के करीब हो, चाहे वो किसी मेरे दोस्त के बारे में ही हो, आई एम वेरी आउटस्पोकन अबाउट इट। एंड जो चीज़ें होती हैं वो अनफॉर्चुनेट होती हैं, बट आई ऑल्सो बिलीव कि कई चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, you know, so you have to accept the fact and treat that situation with a lot of compassion. एक एक बताइए, बचपन से आप दिल्ली में हैं ना, जो आज तक समस्या का हल नहीं हुआ दिल्ली में, क्या समस्या है वैसा कुछ है आपके जहन में? Pollution.
एग्जैक्टली मैं Definitely. सोचा था आप वही बोलेंगे. जी हाँ, पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है. राइमिंग भी हो गया. आई थिंक पोल्यूशन और मैंने कुछ सोल्यूशन. चाइना में देखा था कि वो लोग कुछ ऐसे प्रोटेक्टर्स लगा रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन अंदर जाता है और वो कुछ आर्टिफिशियल मैन मेड डायमंड्स बन के आता है. हाँ, मैंने कुछ ऑनलाइन देखा था. आई डोंट नो वो कितना ट्रू है, क्योंकि चाइना तो अभी बाहर फिलहाल कोई जाता नहीं इंडिया से. बट अगर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्ट करती है तो प्लीज़ उसको दिल्ली में एटलीस्ट इंस्टॉल कर दे, और दिल्ली के बाद बैंगलोर में ज़रूर इंस्टॉल कर दें. एंड आई थिंक हैदराबाद इतना ग्रो हो चुका है आईटी सेक्टर में कि यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा. जिस हिसाब से मैं देखती हूँ, पहले एयरपोर्ट से निकलते थे तो कई आधा किलोमीटर के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती थी, और वो कंस्ट्रक्शन अब एयरपोर्ट तक पहुँच चुकी गई है. है. సో ఎస్. ఒకవేళ హీరోయిన్ కాకుండా ఉంటే ఏమయ్యేవారు? డబుల్ పీజీలు చేసిన మీరు. आई थिंक तो मैं कुछ डिज़ाइनिंग रिलेटेड करती, जो मैंने किया भी है. और बस ये था कि पहले मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए स्टाइल करती थी, अब मैं अपने लिए स्टाइल करती हूँ. सो इफ़ नॉट दैट देन डेफिनेटली दैट. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Next in Hindi, I have a web series coming up, more music albums coming up with very, very good labels. So all of that, and then things keep happening, brand promotions, all of that is happening. So touch wood, it's going good. Thank you. And I'm trying to make the most of this year. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. ఇది మనారాతో స్పెషల్ చిట్ చాట్. వచ్చే వారం మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి.